नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं अमित अमन और आज जो मुद्दा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका के पूरे विश्व के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और भारत की जो स्थिति है, वो क्या रहने वाली है और इस विषय को लेकर के जो चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। उनमें से सबसे पहले मैं नाम लूँगा राव अजीत जी का, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, उनके ऊपर काम करते रहते हैं। साथ-साथ अगर इनकी बात करें, तो ये समाज के मुद्दे भी समय-समय पर उठाते रहते हैं, साथ-साथ ये देश की जो जानकारी है वो भी काफ़ी कुछ रखते हैं। उसके साथ-साथ सत्यवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यवीर जी जो हैं वो यूपीएससी के स्टूडेंट रह चुके हैं और साथ-साथ जो है वो विदेशी मामलों के जो जानकार हैं वो काफ़ी कुछ हैं और साथ-साथ जो सत्यवीर जी क्या फ़ौज में भी आपने काम किया है? सत्यवीर जी आपकी आवाज़ थोड़ी-सी आ नहीं पा रही, शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हमारे साथ अनिल जी भी मौजूद हैं। अनिल जी पहले फ़ौज में रह चुके हैं, साथ-साथ अभी जो एजुकेशन है उस फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं और ये अपनी कुछ बुक्स भी लिख चुके हैं, तो ये भी एक बौद्धिक व्यक्ति हैं। तो आज बात करेंगे सर इस विषय को लेकर। सत्यवीर जी आपकी आवाज़ कनेक्ट हो पा रही है क्या? पहले तो ये बताएँ सर। जी सर, आपके साथ शायद थोड़ा-सा कनेक्शन प्रॉब्लम फ़िलहाल आ रहा है, लेकिन चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले राव अजीत जी को लेते हैं। राव साहब आप ये बताएँ सबसे जो बड़ी बात है कि फ़िलहाल अगर बात करें भारत के संपेक्ष में अगर देखें, तो जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है जी, उसके ऊपर सिर्फ उस देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें रहती हैं। जी, क्योंकि आप देखिए अमेरिका को एक तरह से हम लोग तो सुपर कॉप बोलते हैं। हुँ। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई दखलंदाजी होती है तो उसका एक अहम रोल होता है जी, और वीटो पावर है भाई। और एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, बड़ा देश है, सैन्य हुँ। शक्ति है। जी, तो हर जो राष्ट्र है वो ये नजर रखता है कि जो भी नया राष्ट्रपति आएगा तो हमारे देश के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, अब क्योंकि हम उभरती हुई इकोनॉमी है, बढ़ती हुई एक महाशक्ति है और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे जो ट्रेड के रिश्ते हैं वो बड़े अभी मतलब इस दौर में अब बढ़ते जा रहे हैं। जी, अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है इज ए टैरिफ किंग, जी, कि वो जो है शायद टैरिफ को बढ़ा देंगे। और आपने देखा होगा पहले हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी जो था वो हक हमसे हटा दिया गया था, टैग जी। हटा दिया गया था। हुँ। तो मेन चीज तो एक तो ये है कि हमारे उसके इम्पैक्ट में तो आईटी इंडस्ट्री है, जी, उसका उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, और दूसरा है इमिग्रेशन का, जी। क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तानी आज अपनी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका में दे रहे हैं हुँ। और वो हमारी इकोनॉमी का एक अहम अंग है। जी, और तीसरा जो पहलू है जिसको मैं ज्यादा गंभीर मानता हूं जी। वो ये है कि यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं हुँ। जो कि हमारे देश में अस्थिरता अराजकता पैदा करने के लिए कहीं ना कोई इम्पैक्ट डालती हैं, जी। चाहे वो फंडिंग का हो या रिसोर्सेज का हो। हुँ। आपने देखा होगा कि अमेरिका तो इस चीज के लिए कुख्यात है हुँ। कि बहुत सारे देशों में, नॉर्थ अमेरिकन है या साउथ अफ्रीकन है या हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं, जी, उनके जो है उसके अंदर निजी मामलों में भी दखलंदाजी करता है। बिल्कुल। रावत जी, आपने अभी एक बात की है कि देश के अंदर दखल-अंदाज़ी ये करते हैं। तो क्या ट्रंप के आने से ये दखल-अंदाज़ी बढ़ेगी या घटेगी? क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी देश हो उसमें व्यक्ति इतना अहम नहीं रखता जितनी उसकी राष्ट्र की जो नीतियां हैं। जी, सारी नीति आप हम कुछ भी बोल दें, जी। निजी हित को देखते हुए बनाई जाती है हुँ, कि भाई सामने राष्ट्र जो है, सामने वाला वो हमारे कितना काम आ रहा है। हुँ। जब कोल्ड वार की जो थी तो आपने देखा होगा किसी जमाने में पाकिस्तान वाज ए मोस्ट फेवर्ड नेशन,
जी, ठीक है ना? बिल्कुल। नाटो का ये वो बन रहा था हिस्सा एक तरह से, सही बात है। और उसको चेक करना था कम्युनिज्म को, रशिया को चेक करना था अफगानिस्तान में। जी। अब उनकी इतनी जरूरत नहीं है, हुँ, लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उनके बराबर कोई उभरती हुई अर्थव्यवस्था खड़ी हो, और जी। वो भी खास तौर से एशिया के अंदर। और आज के दौर में राष्ट्र जो तरक्की जो है बड़ी तेजी से कर रहा है, हुँ, तो वो शायद कुछ ना कुछ ऐसी करते रहते हैं कि भाई आराम से तो देश जो है भारत भी नहीं रहे। हुँ, तो अभी आपने देखा होगा कुछ अराजकतावादी तत्व वहां से बयान देते हैं या मॉरल सपोर्ट देते हैं, कुछ हो सकता है फंडिंग भी करते हो, जैसे हुँ, किसान आंदोलन हुआ था। जी। अभी आपने देखा होगा निज्जर वाला बड़ा इश्यू है, हुँ, कुछ जो अलगाववादी तत्व हैं वहां उनको शरण दे रहे हैं। जी। कनाडा तो खुल के आ चुका है, हुँ, हुँ, लेकिन फिर अभी बीच में कई जगह ये वाद विवाद हुआ है कि भाई हमारे लोगों पे आरोप लगाया गया कि भाई ये जो हमारे यहाँ आके कुछ लोगों की हत्याएं कराते हैं, राजनीतिक हत्याएं। इवन जो है माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह के ऊपर भी उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी करी है। जी। तो अमेरिका क्या है कि कभी आपका एक स्ट्रॉन्ग एलाय नहीं हो सकता। आप मजबूत हैं तो अमेरिका आपके साथ ठीक है, मतलब आप कमजोर हैं तो व्यक्ति अमेरिका आपको नुकसान करेगा। जी, मतलब व्यक्ति का प्रभाव महत्व नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल, हर राष्ट्र की अपनी नीतियां हैं, हुँ, थोड़ा हुँ, बहुत 19-20 हो जाए वो अलग बात है। जी, अदरवाइज वो जो पूरी टीम करती है, एक आदमी थोड़ा है जी, वहां, उनके और भी जो पार्टी के जो रूलिंग पार्टी है उनके लोग हैं, उनकी कमेटीज हैं, जी, नौकरशाही भी काफी इम्पैक्ट डालती है। दूसरी वो लॉबीज जो जिनके बिजनेस के हित हैं, हुँ, क्योंकि देखिए अमेरिका की ज्यादातर नीतियां उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट है उनको देख के बहुत ज्यादा बनती हैं। बिल्कुल, वहां की चलिए जो आर्म्स इंडस्ट्री है जी। रावत जी एक बार वो तो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन 1-1 मिनट पहले मैं सबको दे देता हूँ, उसके बाद पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्यवीर जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप सर ये बताएँ कि जो वैश्विक स्तर है, चाहे हम बात कर लें जो युद्ध चल रहे हैं जगह-जगह पे उनकी बात कर लें, चाहे जो बांग्लादेश में पीछे हुआ उसकी बात कर लें, या फिर जो ऐसे विषय रहेंगे उनके ऊपर क्या डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से कोई रोकथाम लगेगी या फिर वही चलता रहेगा? जी, जैसे कि अभी जी ने बताया, भारत के अंदर सत्यवीर जी आपकी में आवाज़ थोड़ी-सी क्लियर नहीं आ पा रही है। इश्यू है। हाँ, वीडियो नेटवर्क पॉज शायद कर इश्यू हो सकता है आपके साथ थोड़ा। वीडियो पॉज करके ऑडियो आ जाएगा फिर। जी, वीडियो पॉज़ कर दीजिए, ऑडियो आ जाएगा आपका। जी, 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 आवाज आ रही है? हाँ, आप एक बार बोलिए सर। हाँ, अमित सर मैं ये जानना हाँ चाह जी, जी, तो अभी भी अभी वैसे आवाज़ कट रही है आपकी। हाँ जी, सत्यवीर जी क्या आप अभी मुझे सुन आवाज पा रहे क्लियर हैं? है या नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। जी, थोड़ा-सा है इसमें ना प्रॉब्लम जी, नेटवर्क अभी इश्यू। आवाज आ रही है? जी, जी, जी। चलिए थोड़ी देर में हो जाएगा, तब तक मैं अनिल जी से बात कर लेता हूँ। अनिल जी, जब बातें आती हैं तो एक नैरेटिव सेट करने की बात आती है या फिर मानसिकता की बात आती है, मनोस्थिति की बात आती है। तो एक टेंशन सा शायद बना रहता होगा किसी भी देश के प्रति, या माहौल के अंदर एक टेंशन बना रहता है, और आप एक मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती तो माहौल कैसा रहता, या फिर देश के अंदर का जो माहौल है फिलहाल, और अगर अब डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो क्या अब अलग रहेगा, या कैसे देखते हैं आप? देखिए जैसा कि आपने सवाल पूछा है, तो इसमें आप देखो तो सारा नैरेटिव जो सेट किया जाता है वो विचारधारा के बेस पे किया जाता जी। है। जहाँ हम देखते हैं डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उस वो लिबरलाइजेशन पे काम करती है, वहीं रिपब्लिकन है वो कंजर्वेटिव पार्टी पे काम करती है। तो जहाँ विचारधारा है
भाई अगर हम आज डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा, जैसा कि अजीत जी ने बताया, कि ये व्यवसाय पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, जी ना कि दवा और उस पे। इनका टारगेट अपना व्यवसाय पे रहेगा। जहां कंजर्वेटिव पार्टी जो पहले रही है, उन्होंने दूसरे के रिजीम को चेंज कराने के, जहां बांग्लादेश की हम बात करें तो उसके रिजीम के चेंज कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जी ताकि इस एरिया में ऐसे। वहीं अगर पीछे से आपने अजीत जी ने जिक्र किया था हमारे किसानों के आंदोलन में डिस्टरबेंस का या वहां की फंडिंग का, तो पहले जो पार्टी रही है वो इस तरह की रिजीम चेंज करने में, डिस्टरबेंस करने में अपना एक, उनकी विचारधारा उस तरह की थी, तो जिससे कि वो इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिला। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है, अब डोनाल्ड ट्रंप जहां आए हैं तो वो नैरेटिव सेट जो करना है, रिजीम चेंज करना है या डिस्टरबेंस करना है, उस पर लगाम लगेगी। जैसे कनाडा में अभी जो माहौल बना हुआ था, कुछ हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे थे, उन पे अब एक संभावना है कि उन पे एक प्रतिबंध अब लगने की गुंजाइश रहेगी जी। और जहां मनोस्थिति की बात है, तो जब विचार जब चेंज होते हैं, एक पार्ट देखो, राष्ट्रहित तो हर किसी को अपना ध्यान रखना है। जैसे कि आपका सवाल है कि भाई मनोस्थिति क्या रहेगी, किसी पे कोई दबाव बनेगा। ओबियस, जब भी सरकार चेंज होती है, सरकार का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेंज होता है, तो उसकी कुछ नीतियां बदलती हैं, और नीतियां बदलती है तो उसके अनुसार हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज पे, अपने जो हमारी अपनी पॉलिसीज हैं उस पे हमें काम करना होता है, उसके अनुसार हमें एडजस्ट होना होता है। जहां दबाव की बात है, तो दबाव में हमारी भारतीय सरकार कभी भी नहीं रही है, क्योंकि वो इतने निपुण हैं कि वो बदलते वक्त के अनुसार अपनी पॉलिसीज को चेंज करके अपने सामंजस्य को एक दूसरे के साथ बैठा करके आगे बढ़ते हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप की एक और बात है, तो उसमें हमें ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब टेररिज्म के खिलाफ खुल के बोलते हैं यूजुअली, तो वहां पर हमें ये बेनिफिट होने की संभावना लगती है कि जहां जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ जब भी बोला है, तो भाई हमारे पाक के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं। टेररिज्म के खिलाफ जब कोई बोलेगा, जो भी कंट्री साथ खड़ा होगा, तो फिर हमें और आपको वही इंडिया के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार सत्यवीर जी को जोड़ लेते हैं सर। एक बार सत्यवीर जी, अभी आपके पास आवाज आ पा रही है? जी, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है आपकी आवाज। अब आप बताएं सर, जो वैश्विक स्तर है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है सर? जी, वैश्विक स्तर पे आज देखा जाए तो अमेरिका सुपर पावर है। जी। फिर वो चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सैन्य दृष्टि से हो, या टेक्नोलॉजिकल उसमें हो। आज जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो भागीदारी है, सबसे ज्यादा जो वोटिंग राइट्स है, वो अमेरिका के पास है। तो स्वाभाविक है, जब अमेरिका जैसी जो सुपर पावर है, वहां पे अगर कोई बदलाव आता है, तो उसका परिवर्तन जो होता है, उसका जो प्रभाव है, वो पूरे वैश्विक स्तर पे सब देशों पे पड़ता है। ट्रंप के बारे में जहां तक है, ट्रंप के बारे में बोला जाता है कि ट्रंप बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। वो आगे क्या पॉलिसीज लेके आएंगे वो कोई नहीं जानता। बट पहले अगर ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल को अगर हम देखते हैं, तो हमें दिखता है कि ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी में भी एक पैटर्न है कि हाँ भाई, जो एक डायरेक्ट नेशनल इंटरेस्ट जो अमेरिका का है ना, उसको हमेशा से ही तवज्जो देते आए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें 2016 से जो 2020 का जो उनका कार्यकाल था, तो पहले दिन से उन्होंने चाइना के ऊपर बड़ा मुखर होकर बोले। उन्होंने बोला कि चाइना जो है वो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको सारी को लेके चला गया है, और जो जॉब क्रिएशन जो हमारे यहाँ पे होना चाहिए था, वो वहां पे हो रहा है। वो तो ट्रंप ने पहले दिन से बोला कि हाँ भाई, मैं इस मैन्युफैक्चरिंग को वापस लेके आऊंगा, और उन्होंने जो टैरिफ लगाना चालू किया, वो जो उसके बाद में चाइना के ऊपर चाहे वो टेक्नोलॉजिकल बैन लगा लीजिए, आप वो ले लीजिए, उसी को आगे चल के बाइडेन प्रशासन था जो उसने भी कंटिन्यू रखा ये चीज। दूसरी बात अगर हम करें कि हाँ भाई, 2016 से 20 के बीच में पहले दिन से ही उन्होंने बोला कि जो नेटो फोर्सेज है, वो क्या है कि हाँ भाई, वैसे तो 32 देश है नेटो में, बट क्या है कि जब खर्चे की बात आती है, तो डिस्प्रोपोर्शनेटली जो यूएस है उसको ज्यादा खर्चा देना पड़ता है। यूएस करीब जो नेटो का जो बजट है, उसका करीब 20% जो है वो यूएस वहन कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, बाकी जो देश है ना, उनको भी बराबर का वो लेना पड़ेगा। आपको ध्यान आए कि हाँ भाई, जो
हमेशा से ये जो रशिया यूक्रेन का है, जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट क्या है कि रशिया को लेके ट्रंप का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत अलग रहा है। जहां तक यूएस के नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ट्रंप को लगता है कि आज के दिन जो एडवर्सरी है ना, कोल्ड वॉर के टाइम पे, शीत युद्ध के टाइम पे रशिया जरूर हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी था यूएस की नजरों में, बट आज मेन चैलेंज है वो कहीं ना कहीं चाइना है। तो आज इंडो पैसिफिक में ध्यान लगाने की जरूरत है, ना कि जो जो रशियन थिएटर है उसके अंदर। तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ भाई, जो ये है, ये जो रशिया यूक्रेन का वार है उसको भी यूजलेस वॉर बोला गया है, जिसके ऊपर सैकड़ों बिलियन डॉलर का खर्चा जो है वो किया जा रहा है। तो इसके ऊपर ये है। दूसरी और भी बहुत सारी चीजें थी, तो वहां से एक प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना, हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले 4 साल में ट्रंप की जो है वो नीतियां कैसी रहेंगी। मूल रूप से आज के दिन अगर हम देखेंगे तो 4 हॉटस्पॉट है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो आज 4 हॉटस्पॉट है। उसमें से एक रशिया यूक्रेन की हमने बात की है, दूसरा इजराइल और हमास का है, और तीसरा जो है वो बांग्लादेश में अभी जो रिजीम चेंज, जिस तरह से रातों रात शेख हसीना को छोड़ के भागना पड़ा था, वो है। और चौथा जो है वो ताइवान है। ताइवान को जो है ना, ताइवान को हमेशा से ही, शुरू से ही सिक्योरिटी अम्ब्रेला यूएस ने प्रोवाइड कर रखा है। और जिस तरह से पिछले अगर 2 दशक में हम देखेंगे, 2000 से लेके 2020-22 तक, जिस तरह से चाइना ने अपना एक जो प्रभुसत्ता जो बढ़ाने की कोशिश की है, जो चाहे वो साउथ चाइना सी हो, या जो शेंकाकू और दियाओ आइलैंड्स, जो उसका जो उनका जापान के साथ में जो वो चल रहा है, या फिर ताइवान को लेके, तो इन चीजों के ऊपर उनका बड़ा मुखर हो रहा है। और ट्रंप की कहीं ना कहीं वो है कि हाँ भाई, जो आज के दिन जो दोनों मिडल ईस्ट में जो, और जो वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप में जो युद्ध हो रहे हैं ना, वहां से अमेरिका को ध्यान हटा के कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में दोबारा आना पड़ेगा। तो आगे आने वाली नीतियां हैं जो मुझे लग रहा है कि इन लाइंस के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत जी। और जी सत्यव्रत जी, एक अभी बात उठाई थी रावजीत जी ने, एक डीप स्टेट जो शब्द है, डीप स्टेट जो इस तरीके से काम करता है, चाहे अभी आपने बांग्लादेश की बात करी हो, या फिर अभी रावजीत जी ने बताया था कि किस तरीके से भारत के अंदर कुछ आंदोलन चले थे, उनके अंदर तो डीप स्टेट है क्या और कैसे काम करता है? डीप स्टेट का बेसिकली क्या है कि अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना, तो 2 तरह के एक्टर्स होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंटल एक्टर्स, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो काम होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो आपकी डील्स होती हैं। एक होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओज वगैरह ये आ जाते हैं। उसके बाद में आपके और जो आपके जो रिजीम्स बनते हैं, जैसे कि क्वाड है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिला के गवर्नमेंट एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं। अब जैसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्गेनाइज जो नेशंस हैं, जो गवर्नमेंट है, वो ही मेन रोल में रहती हैं। चाहे वो आप क्वाड को देख लो, तो आप 4 देश हैं हमारे क्वाड में, अमेरिका है, तो वही ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। तो इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डीलिंग हो रही है। जबकि जो नॉन गवर्नमेंटल जो आप डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, वो क्या है कि कोई व्यक्तिगत हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, और फिर वो अपनी जो विचारधारा है या अपने जो एजेंडा है जिसके आधार पर उसको बनाया गया है, वो उस हिसाब से वो एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश भी करते हैं। और जो अपने अनिल जी ने जिसकी बात की थी, और जो फंडिंग है ना उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में, उस फंडिंग का भी उपयोग करते हैं वो। तो वेस्ट में, जहां तक यूएस और यूरोप की बात है, तो वेस्ट में ये जो डीप स्टेट लगा लीजिए, या ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। जॉर्ज सोरोस की बात हुई होगी, आपने देखा होगा किस तरह से ट्रूडो जो है, अभी जस्टिन ट्रूडो, जो एकदम से जो खालिस्तानी सिंथेसाइजर्स हैं, उनको इतनी एकदम से पूरी सपोर्ट वो दे रहे हैं। और एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशन जो हमारे रहे हैं, उनको साथ पे रखने का काम उन्होंने करने की कोशिश की है। उन्होंने जो डोमेस्टिक उनकी पॉलिसीज है, वो कहीं ना कहीं उनके इंटरनेशनल रिलेशन को इंपेक्ट कर रही है। तो ये इसमें डीप स्टेट का एक बड़ा रोल है इस चीज में, कि जिस तरह से ट्रंप के आने से ट्रंप को ये आउटसाइडर समझते हैं। जैसे क्या है कि जो एक लेफ्ट लिबरल सिस्टम है, ट्रंप कहीं ना कहीं उनके लिए एक आउटसाइडर का रोल अदा करते हैं। सर क्या एक सेकंड रोकना चाहूंगा सर मैं आपको, क्या ये वही है कि पूरे विश्व के अंदर जब हम देखते हैं कि एक वामपंथ एक दक्षिणपंथ है, तो क्या ये वही सिस्टम है कि बाहर का समझना किसी को या फिर किसी को अंदर का समझना, तो क्या 2 विचारधाराएं वो काम कर रही हैं?
देखिए, विचारधारा का तो होता ही है कि हाँ भाई, जैसे अगर आप शीत युद्ध के दौर में भी जाएँगे, तो एक तरफ कम्युनिज़्म की विचारधारा थी और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट और लिबरल सिस्टम थे। जी। आज के दिन जो विचारधारा वाला है ना, वो लाइन ब्लर हो चुकी हैं। वो उतना वो नहीं है, आपको मिलेगा कि हाँ भाई, आपको मिलेगा कि चाइना में और जो अपने आप को सोशलिस्ट देश कहते हैं, उसके अंदर भी कैपिटलिस्ट का अपना एक प्रभुत्व वाला एक जो कॉर्नर में जो वो है ना, वो है। और यूएस और यूरोप जो कि मूल रूप से कैपिटलिस्ट और लिबरल सोसाइटीज के रूप में बोली जाती हैं, वहां पे भी कम्युनिस्ट का अपना एक जनाधार है। इसीलिए आप देखते हैं कि हाँ भाई, चाइना के साथ में जो रिलेशन है ना, जब उनकी बात आती है तो यूरोप में हमेशा से आवाज होती है कि नहीं, चाइना से सिर्फ इकोनॉमिक हमें रिलेशन नहीं रखने हैं, बाकी और रिलेशन भी हमें चाइना से पुख्ता रखने हैं। तो ये डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट ये हमेशा से रहा ही है। वो आज क्या है कि हाँ भाई, जैसे हमने देखा, आप ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे एक अरब स्प्रिंग चला था। अरब स्प्रिंग के नाम से ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, जो आज अपना इजिप्ट है, उसके अंदर सीरिया में रिजीम चेंज करने का एक वो चला था कि नीचे से अनरेस्ट करवाओ और फिर जाके ऊपर से तुम उसको मिलिट्री या तो कूप करवा दो वहां पे, या फिर यह है कि बाहर की जो शक्तियां हैं उनको हैवी हो जाने दो। तो ये सब चीजें पहले भी चलती थी। आज जो बांग्लादेश में हुआ वो कहीं ना कहीं उसी का एक प्रारूप था। बिल्कुल बिल्कुल। राव जी, आपके पास आना चाहूंगा। राव जी, क्या मैं जहां तक समझ पा रहा हूं और जो चीजें अभी तक देखी गई हैं, तो अमेरिका के बारे में एक विचार बनता है साफ तौर पे। वो विचार ये है कि अमेरिका सिर्फ अपना व्यापार देखता है, चाहे दूसरे देशों को लड़ाना हो, वो अपना फायदा देखता है कि उसको हथियार बेचने हैं या उसको ऐसी चीजें अपने लिए करनी है जिससे उस देश को फायदा हो। क्या ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, आर्म्स इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूएस का जी। और उसका जो सप्लाई लाइन टूटे नहीं, इसके लिए कहीं ना कहीं अनरेस्ट रहता ही है। चाहे मिडिल ईस्ट ले लो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, चाहे साउथ अमेरिकन ले लो, चाहे एशिया ले लो। दूसरी, आप जैसे अभी मैंने ये सुना कि अब विचारधारा वाला खेल खत्म हो गया जी। मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका अब जो है अपने आप को एक तरह से कैसे बिहेव कर रहा है, सुपर कॉप की तरह। जी। और वो नहीं चाहता कि कोई भी अन्य जो है एक शक्ति उभरे। अब लड़ाई जो है अब वो वाली नहीं रही है, आर्म्स वाली, हथियार वाली। अब सबसे पहले अगर देश को खत्म करना है तो उसको इसकी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दो जी, या सोशल अनरेस्ट करवा दो, ठीक है ना, या फिर क्या है, मिलिट्री कू कर दो। अभी कई चीजों से अमेरिका खुश नहीं है। देखो, पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा, इंटरनेशनल ट्रेड का मूल आधार डॉलर था। इंडिया ने इसमें बदलाव करा। अभी क्रूड ऑयल जो है रशिया से चीप खरीदा, नहीं तो पहले वाले मुझे नहीं लगता था पहले कोई खरीद सकता था जी, ऐसे हालात में। और किस ट्रेड कैसे हुआ? ट्रेड हुआ रूबल और रुपीज के अंदर। मतलब हमारी करेंसी भी ट्रेड में अब है। अब हम डॉलर को फॉरेक्स के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहे। ऐसे यूएई में भी अब हम क्या लोकल करेंसी से ट्रेड कर रहे हैं, अपने रुपया और उनका। ऐसे ही ये जो ईरान है, कभी भी ट्रंप नहीं चाहेगा कि भाई यूएस डॉलर की अहमियत खत्म हो। जी, ये एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखो हमारी पिछली भी सरकारें, आपने देखा होगा कि फॉरेक्स रिजर्व को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत काम करती है। अब अगर ट्रेड लोकल करेंसी में होएगा जी, तो फिर जो है काफी चीजों में बदलाव आएगा। दूसरा, अब पहले क्या होता था कि भाई क्योंकि ये सुपर पावर थी, तो कई देशों से संबंध इनके हितों को देखते रखने पड़ते थे। आप बता दो, ऐसे दौर में क्या क्रूड ऑयल रशिया से पहले ले सकते थे? सही बात। अब लिया ना, और देश को फायदा भी हुआ। तो अमेरिका जो है चेक रखना चाहेगा, चाहे पावर में कोई भी आए, कि भाई ये जो है सुपर पावर की बनने की तरफ बढ़े नहीं। क्योंकि अब काफी लोग ये इस बात का डिस्कशन करने लगे हैं कि इंडिया जो है फ्यूचर की सुपर पावर है। और ये आवाज बड़ी जोर उठी, पहले भी उठता था, लेकिन अब ज्यादा ताकत मिली है। कई लोग समर्थन में भी आ रहे हैं कि भाई वीटो की जो पावर है, यूएन में जो परमानेंट जो है सीट है, उसमें अब जो है भारत को भी एक स्थान मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि आपने जैसे कहा ना कि ये अनरेस्ट जो है बांग्लादेश में करा, तो हमारे यहाँ भी कुछ शरारती तत्व हैं। अब आप बताओ, अलगाववादी तत्व काफी हद तक बड़े कमजोर हो गए थे, लेकिन अब कनाडा में उठ गया सर उनका।
जी। और जहां यूएस के अंदर आप देखो, अब उसको मैं क्या तमाशा शुरू है। रावत जी मैं उसी सवाल पे एक बार आना चाहता हूँ जो अभी आप कर रहे हैं। जो थोड़ी देर पहले एक बात उठाई थी सत्यवीर जी ने भी, वो बात ये थी कि ट्रूडो का सीधा सवाल उठाना। जो ट्रूडो ने सीधा सवाल उठाया है भारत के ऊपर, और आपने भी कहा था थोड़ी देर पहले कि सीधा हमारे गृह मंत्री के ऊपर निशाना लगाना, तो ये किस ओर इशारा करता है? क्या इसके पीछे जो और ताकतें हैं वो भी जुड़ी हुई हैं? कैसे क्या करता है काम? देखिए, इस मतलब ये काफी एक बड़ा ताना बाना है। जी। एक तो क्या है, ट्रूडो की हालत कमजोर है अभी पॉलिटिकल रूप से कनाडा में, और जो है सिख जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। एक तो ये, दूसरा आप कहीं ना कहीं देखोगे नाटो अलाई है कनाडा तो। अब ये जितनी भी ये जो कनाडा ले लो चाहे यूके ले लो, जी। और अब तो यूएस को भी थोड़ा बहुत ही कहेंगे, ये जितने भी यहाँ जो हमारे यहाँ के वांटेड हैं अलगाववादी ताकतें हैं, जी। ये कहीं ना कहीं जो है इनकी शरणस्थली ये देश बन गए। आपने देखा है कनिष्क वाला जो एक इंसिडेंट हुआ था, जी। वो जो अपहरण करा था एक विमान, उसके कहां से लिंक वहां कनाडा से जुड़े हुए। जी। तो ये लोग हैं, ये ऐसी ताकतें हैं, ये ऐसे लोगों को शरण भी देती है। दूसरी, मेरे को तो लगता हो सकता है किसी न किसी तरीके से फंडिंग भी पीछे से होती हो। जी, लेकिन एक चीज भाई हम और। तो इतने बड़े लेवल पे तो हम नहीं बोल सकते, जी जी जी। लेकिन और सब मैं कह रहा हूँ फंडिंग से ज्यादा ताकतवर तो विचारधारा का वो है बिल्कुल कि बिल्कुल। वहां इनको एक ऐसी शरण स्थली देते जहां ये फल फूल कर, कितने मुट्ठी भर होंगे, जी 50-100 लोग, लेकिन इनका तमाशा ऐसा करते हैं। और आजकल तो क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, 10-20 बदमाश इकट्ठे होते हैं, कोई हिंदुस्तान के झंडे को आग लगाता है, कोई कुछ करता है, और उनके जो है इनको तवज्जो मिलती है। अभी बल्कि मैंने सोशल मीडिया में वो ये भी देखा कि वो उनके हमारे झंडे को फाड़ रहे थे तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, और उनका झंडा किसी ने हाथ ले लिया, बोला नो डोंट टच इट, उनका जो पुलिस वाला बोलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार की इंस्ट्रक्शंस उनकी ये होंगी कि भाई एक तो इस देश को जो है कभी स्थिर मत रहने दो, एक। क्योंकि स्थिरता आएगी तो खुशहाल बनेगा देश। जी, एक दूसरा पहलू और और सामने आता ये है। हाँ अगले साल बिल्कुल बताए बिल्कुल, जा मैं रहे हैं कि कनाडा के अंदर चुनाव है, और ट्रूडो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं फिलहाल, और जिस तरीके की उनकी जो हरकतें हैं, उनको देखते हुए क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जो वहां पे सिख कम्युनिटी रह रही है, तो एक खालिस्तान का परसेप्शन बना करके वो उनका वोट लेना चाह रहे हो? बिल्कुल ये सच्चाई है। देखिए, आप ताज्जुब करिए, इतनी बड़ी सिख कम्युनिटी है कनाडा में, और वो 1892-97 के में आके पहला सिख वहां पे बसा था। जी। कभी कोई दिक्कत नहीं रही देश को, लेकिन मुट्ठी भर, मैं कह रहा हूँ 100 आदमी भी नहीं है जी। इतनी बड़ी कम्युनिटी, मतलब 5% भी ऐसे लोग नहीं है कि जो कि मतलब ये उस मूवमेंट को, जो अलगाववादी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक ऐसा मतलब नैरेटिव तैयार किया जाता है कि भाई बहुत बड़ा अनरेस्ट है और पूरी कम्युनिटी इस अलगाववाद के साथ में, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। वहां जो है ये शरारती तत्व मुट्ठी भरी है, और सबको मालूम है कि कनाडा आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही इन शरारती तत्वों की शरणस्थली रही है। और क्योंकि ये एक वोट बैंक भी है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इनका वोट बैंक काफी मायने रखता है, वहां इनकी नुमाइंदगी करने वाले एमपी वगैरह भी हैं काफी। तो ये एक शरारत इस वजह से भी की जाती है। दूसरा क्या है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पूरा बहुत बड़ा नेक्सस है कि यूरोपियन नेशंस और यूएस कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान ताकतवर हो, बिल्कुल, बहुत बड़ी और बात। इस वजह से जी, मरी हुई चीजों को जिंदा किया जा रहा है। सही बात है। चलिए आपकी अनिल जी, क्या जो ये स्थिति बनी हुई है फिलहाल, जो सत्यवीर जी बता रहे, राव अजीत जी बता रहे, तो उससे एक मानसिक स्थिति बनती है, और साथ साथ एक चीज और है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और दूसरे ट्रंप साहब हैं, उनके बीच के जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनके, या फिर उनकी जो दोस्ती बताई जाती है, तो क्या वो भी इसको कुछ अलग तरीके से देखेंगे, या कैसे क्या रहेगा? रिश्ते प्रगाढ़ होंगे या नहीं होंगे, मैं क्या ये मान के चल रहा हूँ।
देखिए मोदी जी और ट्रंप जी के रिश्तों के बारे में अमूमन खबरें आती रहती हैं कि भाई एक दूसरे नाता निभाते हैं, लेकिन जहां हम विचारधारा और इसकी बात करते हैं तो दोनों की विचारधारा पॉजिटिव रही, वो एक राष्ट्र को निर्माण करने की तरफ बढ़ते हैं। जहां इंडिया स्टार्ट किया, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी मेक इन अमेरिका स्टार्ट किया जी। वहीं अब की मोदी का पैटर्न देखते हैं। मोदी जी ने 2047 तक डेवलप भारत का सपना लिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप, अभी आपने देखा होगा कि मेक अमेरिकन ग्रेट का स्लोगन के साथ में वो बढ़े हैं। तो दोनों की विचारधारा सेम है और होपफुली कि आगे वो दोनों इस पॉजिटिव विचारधारा की तरफ बढ़ेंगे। जहां एक नुकसान होने की संभावना है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लाइमेट। जहां इंडिया की एक सिस्टम रहा है कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का वो लेके चलते हैं, तो हम प्रकृति पे भी उतना ही फोकस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे हम लगातार फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनका एक अलग रुख नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप का। अदरवाइज जहां चाइना के प्रति भी वो मुखर रहे हैं, इनका हमेशा रवैया रहा है। तो सख्त रवैये में जहां वो चाइना के साथ में कुछ भी व्यापार की दृष्टि से उन पर टैरिफ ज्यादा लगाते हैं, तो उसका एक फायदा इंडिया को होने की संभावना नजर आती है। वहीं चाइना के प्रति भी अगर सीरियसनेस, इस एरिया में सीरियसनेस बढ़ाते हैं, तो अपने जो रक्षा समझौतों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने की संभावना है। तो दोनों विचारधारा लगभग सेम है और दोनों अपने अपने राष्ट्र के हित को प्रथम लेकर के जी उन्होंने कहा, फर्स्ट का नारा दिया था। वहीं सारी फाउंडेशंस होने के बावजूद भी मोदी जी ने अपने राष्ट्र के ऊपर ध्यान देते हुए रसिया से तेल लिया, अपनी पॉलिसीज को उस अनुसार चेंज किया। तो मुझे लगता है कि इतना तनाव अब नहीं रहेगा और एक वैश्विक स्तर पर एक शांति और स्टेबिलिटी आने की गुंजाइश रहेगी जी। जहां इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेतन्याहू को वो ज्यादा खुलकर सपोर्ट करेंगे, जिसमें कि ईरान पर सैंक्शन लगने की संभावनाएं नजर आती हैं। तो यहाँ पर भारत के लिए एक चैलेंजिंग रहेगा कि वे किस तरह ईरान को हैंडल करें, किस तरह ईरान से अपने बिजनेस बनाए रखें। जबकि रशिया की भावना है कि उनका रुख में कुछ ढिलाई आए। सत्यवीर जी, अगर भारत की बात करें, अभी कुछ दिन पहले एक इलेक्शन होकर के गुजरा है हरियाणा से, और हरियाणा में बीजेपी आई, तब कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये जो इलेक्शंस हैं, जो हरियाणा के इलेक्शन हुआ, इसने देश की काफी कुछ चीजों को बदल दिया और कई तरीके से, मतलब कुछ लोगों को तो यहां तक कहना आया कि हरियाणा ने भारत को बचा लिया। तो ये क्या था सब कुछ? एग्जैक्टली जो आपने बताया अभी कि हरियाणा का जो इलेक्शन था ना, इसकी महत्व को जानने से पहले हमें थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। 2024 का जो इलेक्शन था उसके अंदर जो, अगर हम देखें 2024 के स्टार्टिंग में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय था, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये एक डन डील हो चुकी है कि हाँ भाई मोदी जी आ रहे हैं वापस तीसरी बार। और बस मतलब जो मेन जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि हाँ भाई बीजेपी की सीटें पहली 303 थी जो 2019 वाली, उससे बढ़ेंगी या घटेंगी। बट फिर 2-3 चीजों को चलाया गया। वो जो मुद्दे जो राष्ट्रीय पटल पर जो चले थे वो भी हरियाणा से ही निकले थे, चाहे वो जवान का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो फिर पहलवान का मुद्दा हो। इन चीजों के ऊपर और बेरोजगारी को लेके कि हाँ भाई हरियाणा में बेरोजगारी दर जो भारत में है वो सबसे ज्यादा है। इन 2-3 चीजों को जो है ना बहुत मुखरता के साथ में अपोजिशन ने उठाया, और जो आपने डीप स्टेट की बात की थी, उस डीप स्टेट ने इस चीज को एम्पलीफाई किया और उसी का नतीजा ये था कि हाँ भाई जो बीजेपी है वो 240 पे, मतलब कहीं ना कहीं आप इन सबको डीप स्टेट से जोड़ते हैं। हाँ देखिए, वो हर एक का रोल था। अभी मैं हरियाणा की जो उस पे आ रहा हूँ, उसी विषय पे थोड़ा सा और क्लियर होगा कि हाँ भाई 240 पे जब आते हैं तो 272 का जो आंकड़ा है जो सरकार बनाने के लिए चाहिए, उससे 32 सीटें आप नीचे रह गए।
हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो 1984 का इलेक्शन था, उसके बाद में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था 2014 तक। तो ये बोला जाता था कि भारत की जो सरकार है वो गठबंधन वाली सरकार बनने का, भारत जो है वो एक जो कोalition गवर्नमेंट का दौर है ना, वो कोalition गवर्नमेंट का दौर जो 2014 तक चला, उसके बाद में जो एक यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी जो दी गई, तो वो बोले गए कि हाँ भाई कोalition गवर्नमेंट का दौर दोबारा आ रहा है। बट क्या है कि उस चीज को, वो स्वाभाविक है, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी हमारे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, उस चीज को देखते हुए स्वाभाविक है कि यहाँ पे सीटों का ऊपर नीचे होना और कोalition गवर्नमेंट का होना अपने आप में कोई कमजोर वो नहीं होता है। मेन होता है कि एक्टर्स जो है वो कैसे चला रहे हैं सरकार को। अभी पर उस चीज को इस तरह से दिखाया गया कि हाँ भाई ये मोदी की हार है। 240 जो सीट लेके आई बीजेपी और 99 जो सीट जो कांग्रेस लेके आई, वो अपने आप को विक्ट्री के उसमें दिखा रहा है कि हम जीत गए और मोदी हार गए। हकीकत ये है कि यहाँ पे कांग्रेस की जो सीटें हैं 2014 और 2019 और 2024 तीनों में जोड़ के भी 240 नहीं बनती है। तीनों इलेक्शन में जोड़ के जिस कांग्रेस की सीट 240 नहीं बन रही है, वो हर बार जो सरकार को, जो मोदी सरकार के बारे में बहुत बात करने लगे, तो वो 2.5 प्राइम मिनिस्टर की सरकार बोलने लगे कि हाँ भाई ये तो है ना, एक तो वो है कि हाँ भाई नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं और आधे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। तो उस जो नरेटिव को आगे बढ़ाने की बात थी, वो हरियाणा इलेक्शन में कहीं ना कहीं करनी थी उन्होंने। हरियाणा इलेक्शन का जहां तक वो था, उसमें ये था कि हाँ भाई लग रहा था कि हाँ भाई कांग्रेस का अपर एंड है, और हरियाणा वैसे करीब 3 करोड़ पॉपुलेशन है वो और करीब 2.5 करोड़ वोट है, बट हरियाणा की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, जो वो हमेशा से ही, आप एंशिएंट इंडिया से देखिए, आप मेडिवियल मध्यकालीन भारत में देख लीजिए कि हाँ भाई भारत के इतिहास को डिफाइन करने वाली लड़ाइयां है वो हरियाणा के पानीपत में लड़ी गई है वो। तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि हरियाणा का महत्व क्या है। अभी दिल्ली को 3 ओर से घेरता है हरियाणा, तो कल को अगर एक जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके विरोधी विचार वाली सरकार अगर हरियाणा में आती है, तो वो क्या है कि एक सेफ मैसेज देने का जो काम है। आज के दिन हम देखते हैं कि हाँ भाई पंजाब के किसान चलते हैं तो उनको हरियाणा के बॉर्डर पे पहले पंजाब के साइड रोक दिया जाता है। जबकि अगर ये है कि हाँ भाई, जैसे एक बार मैं डिबेट सुन रहा था जिससे इलेक्शन चुनाव का वो आ रहा था, तो उसमें सबसे पहले जो कांग्रेस के जो वहां पे प्रतिनिधि बैठे थे, उन्होंने ये कहा था कि हाँ भाई अब कोई भी दिल्ली जाना चाहेगा ना तो हरियाणा सरकार उसको रोकेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज वो है। और ये जो जब बांग्लादेश में जब हुआ था, तो आपने देखा था कि हाँ भाई किस तरह बांग्लादेश के संसद भवन में घुस गए थे। तो हमारे यहाँ के एक किसान नेता थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा पैनल पे, सबको और आपको ध्यान है ही, उन्होंने किस तरह कहा था कि हमने 26 जनवरी को जब हम दिल्ली गए थे, तो वो थोड़ा सी गलती हमसे ही होगी कि हम लाल किले की तरफ मुड़ गए। हमें अगर इधर हो जाते तो जो बांग्लादेश में आज हुआ है वो 3-4 साल पहले ही कर चुके होते हम इंडिया में। तो ये कहीं ना कहीं जो ताकतें थी ना, जो डीप स्टेट वाली जो ताकतें हैं, जो अपना चलाने, जो अपने जो समर्थन, जो अपने वैचारिक वाली सरकार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, उनका कहीं ना कहीं समर्थन था। तो उसके कमर तोड़ने का काम हरियाणा के इलेक्शन ने किया, और वो जो पूरी तरह उसको हतोत्साहित करने का काम आज ट्रम्प इलेक्शन ने किया। जैसे अभी राव अजीत जी बता रहे थे कि हाँ भाई जो ट्रूडो वाला जो वो है खालिस्तान जो ट्रूडो जो समर्थन दे रहा है, उसकी एक तो डोमेस्टिक एंगल जो बताया राव साहब ने वो भी है, एक दूसरा एंगल कहीं ना कहीं डीप स्टेट से और लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है। कि हाँ भाई जो आपने देखा कि हाँ भाई जो ट्रम्प का जो अपना बाइडेन और कमला हैरिस का जो वो था, वो हमेशा से ही थोड़ा सा प्रो इनके रहा है खालिस्तानी। तो उनको जो ट्रूडो को जो एक हवा जो दी जा रही है वो इनकी तरफ से दी जा रही है। सही वो फिर आप देखिए कि हाँ भाई जो I5 जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात जो की है, उसमें यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड, ये 5 देश हैं उसके अंदर। अभी दूसरी बात आती है कि हाँ भाई आपने देखा कि अमेरिका में मोदी जी जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का समिट अटेंड करने के लिए, और उस समिट से 2 दिन पहले जो इनके यूएस जो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स है ना, वो इनको खालिस्तानी जो सिंपैथाइजर्स हैं उनको वहां पे डिनर के लिए बुलाते हैं। तो ये ताना बोना कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। अब ट्रम्प आउटसाइडर है, ट्रम्प इस खेल को है ना, ट्रम्प कहते हैं कि नहीं ये खेल मैं नहीं चलने दूंगा। तो इनकी जो कमर तोड़ने का काम किया है ना, वो हरियाणा के जो चुनाव ने डायरेक्शन दी थी, हतोत्साहित करने का काम किया था, और कमर तोड़ने का काम आज ट्रम्प के चुनाव ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब सम अप करने का समय आ चुका है, तो एक 20-20 सेकंड का आपसे आखिरी कमेंट में लेने वाला हूँ। रावाजी जी सीधे तौर पे बात करेंगे फिलहाल, ट्रम्प के आने से भारत को फायदा होगा या नहीं? 10 सेकंड 20 सेकंड में खत्म कीजिए सर। ट्रेड फ्रंट पे बिल्कुल फायदा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि चाइना को वो रोकेंगे सबसे पहले, और दूसरा क्योंकि वो जहां पे भी रेडिकलिज्म है, इस्लामिक रेडिकलिज्म है, उसके खिलाफ भी उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं।
तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ट्रंप का आना कहीं ना कहीं देश के लिए बेहतर। बिल्कुल। सत्यवीर जी, आप बताएं क्या सोचते हैं 20 सेकंड के अंदर से। आज के दिन अगर भारत की जो डेवलपमेंट जर्नी है, वो भारत उस मोड़ पे खड़ा है जहां से हमें जो टेक ऑफ वाली बात है ना, वो है। और आज के दिन जो जिस तरह से टेक ऑफ में फेवरेबल विंड्स होती हैं, जो पीछे से हवा आती है वो सपोर्ट करती है ना, उसी तरह ट्रंप का आना कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। बट इसके अंदर एक थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि हमारे यहाँ पे मोदी जी भी नेशनलिस्ट विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, और उधर ट्रंप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे लेके बढ़ते हैं। तो मोदी जी किस तरह से अगले 4 साल ट्रंप के साथ में डील करेंगे, किस तरह से नेगोशिएट करेंगे, ये उनके लिए भी एक चैलेंज होगा। बाकी बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट रहने वाला है मुझे लगता है। और भारत आज जो ग्लोबल ऑर्डर जो इमर्ज हो रहा है, उसके अंदर भारत का जो एक अहम रोल होने वाला है। अनिल जी, एक आखिरी कमेंट आप भी अपना दें। देखिए, जैसा माहौल बन रहा है, जिस तरह चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो क्वाड का भी रोल इसमें बढ़ने वाला है। क्योंकि क्वाड में जैसे जैसे इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, भाई जैसे चाइना पे प्रेशर बनाना है, तो इसमें सैन्य दबाव भी चाइना पे बढ़ेगा, और उसका हमारे पर्सनल जो बिजनेस हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेनिफिट हमें होने की संभावना है, और हम आशा करते हैं कि भाई ट्रंप और मोदी जी इस विश्व की शांति की तरफ लेके जाएं। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। तो मुझे आशा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के ड्यूरेशन में भी कहा है कि मैं यूक्रेन के युद्ध को जल्दी समाप्त करवाऊंगा। जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और विषय को लेकर के फिर हम अगले एक एपिसोड के अंदर जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।